दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी यूरोपियन देशों की यात्रा पर निकले हुए हैं। जर्मनी और डेनमार्क को जहां पर उन्होंने विजिट किया, अब बारी थी फ्रांस की और वो फ्रांस पहुंच चुके हैं। फ्रांस में उनका काफी भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पीएम मोदी के पहुंचने से ठीक पहले फ्रांस की तरफ से खबर आती है और वो खबर विचलित कर देने वाली थी। कहा जा सकता है कि बड़े ही प्यार से फ्रांस ने भारत का दिल तोड़ दिया। हालांकि यहाँ पर जो खबर निकल कर आई उसमें इतना ज्यादा दम भी नहीं था, लेकिन जिस टाइमिंग के हिसाब से ये खबर निकल कर आई, यकीनन ये भारत को व्याकुल कर देने वाली बात थी। क्या हुआ है अभी आप आगे देखिए, बस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। 2001 में भारत ने एक आरएफआई जारी की। दरअसल नेवी के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट 75 आई। प्रोजेक्ट 75 हम लोग पहले ही पूरा कर चुके थे, इसलिए आई को शुरू किया गया, जिसके तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स हमारी नेवी के लिए बनवाई जानी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रखी गई थी कि ये सबमरीन्स भारत में ही बने, यानी भारत की जो कंपनीज है उन्हीं के साथ सहयोग करके विदेशी कंपनियां भारत में इसका निर्माण करें और साथ ही इसमें एआईपी सिस्टम हो। एआईपी सिस्टम दरअसल आप ये कह दीजिए कि एक स्टेल्थनेस प्रोवाइड करवाता है। पानी के अंदर जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है, जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती है, वो थोड़ी ज्यादा ही आवाज वगैरह करती है, जिस वजह से समुद्री रडार सिस्टम यानी जिन्हें सुनार कहा जाता है, वो बड़ी आसानी से उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं और ऐसी परिस्थिति में उन सबमरीन को शॉट डाउन कर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एआईपी सिस्टम यहाँ पर मदद करता है इससे साइलेंस प्रोवाइड करवाने में। तो ये कुल मिलाकर काफी जरूरी हो जाता है अगर आप आज के टाइम में भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर बात की जाए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की तो वो काफी कम आवाज करती है, बिल्कुल न के बराबर, जिस वजह से उन्हें डिटेक्ट कर पाना सुनार के बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर एआईपी सिस्टम भारत को चाहिए था, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। अब इसके लिए कुल 5 देशों की कंपनियों को भारत द्वारा चयनित किया गया, या जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। एक रशियन कंपनी थी, एक फ्रांसीसी कंपनी थी, एक साउथ कोरियन कंपनी थी, एक स्पेन की थी और एक जर्मनी की थी, बराबर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो भारत ने कंडीशन रखी थी कि ये जो एआईपी सिस्टम होगा ये हमें चाहिए तो चाहिए, इसकी टेक्नोलॉजी भी चाहिए और साथ ही ये टेस्टेड हो, यानी इसका इस्तेमाल आप लोग पहले कर रहे हो और वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट के आधार पर खरा उतरता हो, वही सिस्टम हमें चाहिए। लेकिन इस बात की चर्चाएं काफी पहले से चल रही थी कि ऐसा सिस्टम हमें नहीं मिलेगा। एक साउथ कोरिया ही ऑप्शन बचता है भारत के लिए। इसके अतिरिक्त बाकी चारों देश इस तरह के सिस्टम्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही इनके पास कोई टेस्टेड एआईपी सिस्टम है जो कि ये लोग भारत को दे दे और उसकी टेक्नोलॉजी सौंप दे। तो रशिया इस वजह से पहले बाहर हो गया है, यानी रशिया ने कह दिया कि नहीं जी, हम इस तरह की डील नहीं आपके साथ कर सकते। और दूसरा कारण इसका ये भी था कि भारत ने इसके लिए जो बजट रखा था वो था 43,000 करोड़ रुपए, जो कि आज की तारीख में थोड़ा सा कम भी माना जा सकता है। तो रशिया इससे काफी पहले ही बाहर हो गया, जबकि आप जानते हैं कि अगर एक बुलेट बनानी हो ना बंदूक की, उसके लिए भी रशिया इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ता अपने सहयोगी देशों से। लेकिन फिर भी रशिया ने हमारे प्रोजेक्ट 75 आई से अपने आप को बाहर कर लिया और काफी पहले ही कर लिया। अभी 2-3 दिनों पहले खबर निकल कर आई कि फ्रांस ने भी इस प्रोजेक्ट से अपनी हिस्सेदारी को वापस ले लिया, यानी फ्रांस की नेवल ग्रुप नाम की एक कंपनी इस प्रोजेक्ट में शामिल थी, रेस में थी और चांसेस बन रहे थे कि उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे दें, लेकिन वो भी बाहर हो गई। उसने भी यही कारण दिया कि हमारे पास इस तरह का कोई भी एआईपी सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको प्रोवाइड करवा दे और इसकी टेक्नोलॉजी सौंप दे। कहने का मतलब फ्रांसीसी कंपनी बाहर होगी, इसके चांसेस पहले से दिखाई दे रहे थे और उसने होना ही था, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ही नहीं सकती। लेकिन टाइमिंग यहाँ पर देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का फ्रांस दौरा बिल्कुल होने ही वाला था, उससे ठीक पहले इस तरह की खबर निकल कर आई और इस बात को काफी बड़ा इशू बना दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस इशू बनाने वाली कोई भी बात नहीं है। मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया कि कोई भी दोस्त या दुश्मन हमारा नहीं होता परमानेंट लेवल पर। सभी लोग अपने देश का स्वार्थ देखते हैं, हमें भी अपने देश का स्वार्थ देखना चाहिए। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट यही है, कोई रशिया नहीं, कोई फ्रांस नहीं, कोई इजराइल नहीं। यहाँ पर उन्होंने टाइमिंग इस तरह से जो सेलेक्ट की है, इसके पीछे जो कुछ संभावित कारण मुझे पर्सनली दिखाई दे रहे हैं वो आप जान लीजिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस जाकर कई सारी डील्स को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश करने वाले हैं, जिसमें हमारा जेट इंजन भी शामिल है। फ्रांस की तरफ से अपने राफाल एम भी भारत को ऑफर किए गए हैं। अभी चूंकि बीच में खबरें निकल कर आई थी कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट फ्रांस के रफाल एम को बीट करते हुए काफी रेस में आगे चल रहा है, तो इस वजह से फ्रांस ने अपने पुराने रफाल जो कि काफी कम कीमतों पर भारत को मिल सकते हैं, वो तक ऑफर कर दिए भारत को। इसी के साथ साथ 114 की संख्या में भारत को विदेशों से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। उसके लिए भी फ्रांस का रफाल F-4 रेस में बहुत ज्यादा आगे है। तो कहीं ना कहीं इन सब के लिए जो बार्गेन वगैरह करनी हो, इस वजह से भी फ्रांस ने इस तरह का झटका दिया। जिस तरह से भारत के पास अमेरिकन ऑप्शंस आ जाने के बाद हमने फ्रांस के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की, या फिर इंजन के मामले में
रॉल्स रॉयस का ऑप्शन हमारे पास चूंकि था, तो हम लोग फ्रांस की सैफ्रॉन से कई सारे नेगोशिएशन कर सकते थे। इसी तरह से फ्रांस ने भी भारत को झटका देकर कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करने की कोशिश की है कि देखिए, फ्रांस भी बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, आपको लेना हो लीजिए, नहीं लेना हो ना लीजिए, हम लोग हमारी कंडीशंस के साथ ही अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस तरह की कोई मंशा फ्रांस की हो सकती है। फ्रांस ने इस डील से बाहर निकलना ही था, ये बात आप गार्ड बांधकर जान लीजिए। लेकिन उसकी जो टाइमिंग रही है उस पर ही संदेह सबसे ज्यादा हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर जाकर अच्छा खासा नेगोशिएशन भी करने वाले हैं, तो इन सबको प्रभावित करने के लिए भी फ्रांस ने इस तरह का स्टेप उठाया हो। बाकी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह का प्रपल्शन सिस्टम डीआरडीओ ने भी डेवलप किया है, और डीआरडीओ काफी करीब है हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। फ्रांस के नेवल ग्रुप की तरफ से ये कहा भी गया है, जब उन्होंने ये डील छोड़ी उसके बाद ये कहा भी गया है कि डीआरडीओ पर हमें बिलीव है कि वो इस तरह का प्रपल्शन सिस्टम खुद के बूते डेवलप कर सकता है। इसके लिए जो भी सहयोग चाहिए होगा हम लोग तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमने पहली बार तेजस को डिजाइन वगैरह किया था, तो उसकी डिजाइनिंग की हमें किसी भी तरह की कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो फ्रांस की कंपनियों ने भारत की बहुत मदद की थी, और जो उनका मिराज फाइटर है उसके डिजाइन के आधार पर भारत को कई सारे टेक्निकल सपोर्ट्स भी दिए थे। तो यहाँ पर जब डीआरडीओ अपना प्रपल्शन सिस्टम तैयार करेगा, तो डेफिनेटली फ्रांस का नेवल ग्रुप डीआरडीओ को टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर दे सकता है। हालांकि इसके लिए भी हम लोग चार्जेस वगैरह करेंगे, उनको जो भी लगता है, लेकिन वो मदद के लिए तैयार है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सारा दारोमदार अब डीआरडीओ के कंधे पर है, और वैसे भी इसमें बहुत लेट हो चुका है। 2001 से ही हमने आरएफआई जारी की थी, और अभी देखिए 2022 आ गया है, यानी 21 साल हो चुके हैं, और 2030 की इसकी आखिरी टाइमलाइन है कि तब तक हमें 6 की संख्या में सबमरीन्स मिल जानी चाहिए। तो थोड़ा लेट हो गए ना, थोड़ा और लेट हो जाते हैं। अगर जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, तो एकमात्र विकल्प हमारे पास स्वदेशीकरण ही बचेगा, जिसमें हम लोग मजबूत होंगे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है भारत के लिए। लेकिन टाइमिंग को लेकर मैं अगेन कहूंगा कि फ्रांस यहाँ पर नेगोशिएशन कुछ हद तक करना चाहता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।